So in this video, we will discuss about concept of elasticity. इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं और हर टाइप्स के वेरियस जो है वो सब टाइप्स हैं। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एंड गिव मी योर फ्यू मिनट्स एंड उसके बाद आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स जो है वो नहीं रहेगी। सो लेट्स मूव अहेड। समझते हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक्स में जो है वो इलास्टिसिटी जो टर्म है वो बेसिकली रेफर करता है कि कैसे हम एक इकोनॉमिक वेरिएबल में अगर हम चेंज लाते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल पे क्या पड़ता है, यानी कि एक इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज लाने पे दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंज आता है, कितना चेंज आता है, आता भी है कि नहीं आता, उस रिलेशनशिप को, उस मेजर को हम लोग स्टडी करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। यानी कि अगर एक वेरिएबल हम सप्लाई लेते हैं और दूसरा वेरिएबल हम डिमांड लेते हैं, दोनों इकोनॉमिक वेरिएबल हैं, या फिर प्राइस लेते हैं, सब चलो प्राइस ज्यादा सही रहेगा। तो अगर प्राइस इंक्रीज करती है किसी चीज की तो उसके रिलेशन में डिमांड पे क्या उसका चेंज होगा, यानी कि प्राइस को चेंज हमने किया 10% से तो डिमांड पे क्या चेंज होगा, क्या 10% वो भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो है वो बताता है कौन, ये इलास्टिसिटी बताता है कि अगर सपोज एक वेरिएबल में कुछ चेंज लाने पे दूसरा भी वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये इलास्टिक है। अगर कोई चेंज नहीं आता तो इनइलास्टिक है। समझेंगे अभी, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको फर्स्ट लाइन है, समझने में थोड़ी सी समस्या हो रही होगी आपको, बट ये धीरे धीरे आसान हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी का सिंपल वही मतलब है कि हाउ मच समथिंग चेंजेस व्हेन समथिंग एल्स चेंज। एक वेरिएबल चेंज होगा तो दूसरे वेरिएबल पे क्या असर पड़ेगा उसका। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। इमेजिन करो कि आप आइसक्रीम खाते हो। आज के दिन आपकी जो फेवरेट आइसक्रीम है उसकी कीमत 20 रुपए है पर यूनिट और आप खाते हो उसको। अब क्या हो यदि उस 20 रुपए वाली आइसक्रीम की प्राइस को इंक्रीज करके 30 रुपए कर दी जाए। तो अब देखो, प्राइस इंक्रीज होने के बाद आप एक कंज्यूमर हो तो आपका बिहेवियर क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी। आपकी फेवरेट आइसक्रीम थी ये, तो अब 2-3 कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये होगा कि आप इसको जैसे खरीद रहे थे वैसे ही खरीदते रहो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप अभी जितना खरीद रहे थे उससे ज्यादा खरीदो, यानी कि डिमांड बढ़ा दो उसकी। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप खरीदना बंद कर दो क्योंकि अब आपके लिए महंगी हो गई है। तो सपोज अगर वो उसकी कीमत बढ़ती है, ऊपर जाती है उस आइसक्रीम की कीमत, और आपने उसको खरीदना छोड़ दिया, यू स्टॉप बाइंग इट, तो हम कहेंगे कि ये जो डिमांड है, आपकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है क्योंकि आपने बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया, आप प्राइस सेंसिटिव थे और आपने उसको खरीदना छोड़ दिया। बट आपने अगर पहले की तरह उसको खरीदना जारी रखा कि प्राइस अगर 20 से चलो 30 का 40 भी हो जाए, मेरा फेवरेट है तो मैं खरीदूंगा इसको, तो आपकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अगर प्राइस चेंज हुआ, एक वेरिएबल बढ़ा, तो दूसरा वेरिएबल जो डिमांड था, जो आपकी तरफ से जनरेट हो रहा था, कंज्यूमर की तरफ से जनरेट हो रहा था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए या चेंजेस आए। यानी कि सिंपल है कि कंज्यूमर जो है वो, या फिर प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है, कंज्यूमर किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अभी और ज्यादा ये क्लियर होगा अभी आपको आगे। तो इस तरह से इस बिहेवियर के आधार पे कि इलास्टिक होगा या फिर कंज्यूमर सेंसिटिव होगा प्राइस से या नहीं होगा, या फिर और सिर्फ डिमांड की बात नहीं होती है ना। जैसे एक तो खरीदने वाले लोग हैं मार्केट में, बेचने वाले भी लोग हैं, सप्लायर भी हैं, तो सप्लाई साइड पे क्या असर पड़ेगा, इनकम जब बढ़ेगी घटेगी तो क्या असर पड़ेगा उसके डिमांड पे। इन सब चीजों को जो है हम लोग समझेंगे और इसी के बेसिस पे इलास्टिसिटी को जो है वो कई टाइप्स में बांटा गया है। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसमें दो वेरिएबल कौन से हम लोग लेंगे, प्राइस को लेंगे और डिमांड को लेंगे, कि अगर प्राइस घटती या बढ़ती है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी। फिर लेंगे हम लोग प्राइस, दूसरा जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, यानी कि प्राइस अगर ऊपर नीचे हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो सप्लाई पे उसका क्या असर पड़ेगा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फिर है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर इकोनॉमी में या कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। फिर है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि उसमें होगा कि कोई दो चीजें होंगी और एक के घटने या बढ़ने से दूसरे पे असर पड़ रहा होगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा ये। तो सबसे पहले समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक है आपका प्राइस और दूसरा है आपका डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मेजर ये करता है कि कैसे अगर कोई क्वांटिटी थी या कोई प्रोडक्ट था, उसके डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर उसके प्राइस में चेंज आए तो। यानी कि ये शो करता है उस डिग्री को, किस डिग्री को, द डिग्री टू विच कंज्यूमर रिएक्ट्स
टू द प्राइस चेंजेस। अब क्या हो सकता है कंज्यूमर का रिएक्शन, या तो अगर प्राइस चेंज होगा यानी कि प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो वही 3 कंडीशन हो सकती है ना। या तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी यानी कि कंज्यूमर ज्यादा खरीदने लगेगा उसको, या तो उसकी डिमांड घट जाएगी यानी कि कंज्यूमर पहले के जगह वो कम खरीदेगा, या तो जैसे पहले वो खरीद रहा था अभी भी वैसे ही खरीदता रहेगा, कोई उस पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 3 सिनेरियो हो सकती है। सपोज करो कि ये एप्पल्स हैं, अब फार्मर जो है एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कोई सेलर है जो एप्पल सेल कर रहा है। अब किसी एरिया में, मान लीजिए आपके एरिया में अभी 100 हाउस होल्ड है यानी 100 घर है वहां पे, और हर घर से 1 केजी की डिमांड है एप्पल की, तो टोटल कितनी डिमांड हो गई 100 केजी। अब क्या होता है कि अभी एप्पल की प्राइस मान लो कि 100 रुपए है, 100 रुपए पर केजी है। 100 इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना आए, बहुत ज्यादा इसमें कैलकुलेशन से सीखना भी नहीं है, आपको समझना है बस, इसलिए मैंने 100 लिया है ताकि आपके दिमाग पे कम जोर पड़े। अब सपोज करो कि एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो जाती है 10% से, कि 100 रुपए केजी थी पहले, अब 110 रुपए हो जाती है। तो क्या ये जो कंजप्शन 100 केजी था वो क्या सेम रहेगा? सपोज करो कि अब इसमें से 110 होने पे प्राइस 15 लोगों के लिए वो अट्रैक्टिव नहीं रहा, कि अब 15 लोगों को लग रहा है कि ये महंगा है थोड़ा सा, आई विल नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, तो वो क्या करेंगे कि खरीदना बंद कर देंगे। तो अब 85 लोग ही खरीद रहे हैं, तो अब उसकी डिमांड 100 से कितनी हो गई, 100 केजी से 85 केजी हो गई, यानी कि 15% जो है वो एप्पल की जो क्वांटिटी थी उसकी डिमांड घट गई। यानी कि यहां पे हम कहेंगे कि ये जो यहां पे इलास्टिक है ये मामला, यानी एप्पल की जो डिमांड है वो इलास्टिक कंसीडर की जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर ने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने खरीदना जो है वो कम कर दिया। किस चीज के प्रति रिस्पॉन्ड किया? प्राइस चेंज के प्रति, इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड किया। उसी तरीके से मान लो कि अगर मिल्क की प्राइस 10% से बढ़ जाती है और डिमांड जो है उसकी 2% से डिक्रीज होती है। जनरली क्या है कि किसी भी चीज की अगर प्राइस इंक्रीज होती है इकोनॉमी में, तो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ रेयर गुड्स हैं जिसकी जो है वो इस पर वर्क नहीं करता ये चीज, बट नॉर्मली प्राइस इंक्रीज होने पे प्रोडक्ट की डिमांड घटती है। अब कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी इस पे डिपेंड करेगा, उस डिग्री पे डिपेंड करेगा कि वो इलास्टिक है या नहीं है। तो सपोज करो कि मिल्क की प्राइस 10% से बढ़ी लेकिन इसकी डिमांड गिरी बट ओनली 2% गिरी, तो हम बोलेंगे कि ये इनइलास्टिक है। अभी देखेंगे कि कितना होने पे इलास्टिक होगा, कितना होने पे इनइलास्टिक होगा, उसका एक फार्मूला है वो हम लोग देखेंगे। जैसे क्वांटिटी बाई वो कर देंगे हम लोग, प्राइस कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। अभी अगले स्लाइड में वो देख लेंगे। अभी इसमें आपको ये समझना है कि किसी भी चीज की प्राइस बढ़ी तो उसके डिमांड पे क्या असर पड़ा, डिमांड घट गया या डिमांड बढ़ गया या डिमांड कांस्टेंट रहा। यहाँ पे सपोज अगर एप्पल की प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड 100 केजी होती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम बोलते कि वो इनइलास्टिक है। या फिर उसकी डिमांड और बढ़ जाती तो भी उस कंडीशन में भी इलास्टिक होती। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें अभी समझ लेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो ये है कि ऊपर आप जो क्वांटिटी में चेंजेस आए हैं, जैसे एप्पल 15% जो है वो उसकी क्वांटिटी का डिमांड घट गया था, तो मान लो 15% ऊपर रखो आप। और जो प्राइस में चेंज आया, प्राइस में हमने कितना चेंज किया था, 10% चेंज किया था, 100 से 110 किया था। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका लगभग, ये -1 नहीं है, मतलब ये देखो माइनस हुआ था ना ये। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे चॉकलेट का एग्जांपल लिया गया था। एग्जांपल मैं बार बार इसलिए बदलूंगा, भी हर सिनारियो में अलग एग्जांपल दूंगा आप, ताकि आपको डिफरेंट एग्जांपल्स पे आपका दिमाग जो है वो सेट हो। ऐसा ना रहे कि एक ही एग्जांपल देकर के छोड़ दिया गया तो कोई और एग्जांपल पे फिर आप उसको एक्सप्लेन करने में आपको दिक्कत आ रही। तो मान लो कि चॉकलेट बाज थी, उसकी जो कीमत थी वो पहले $1 थी, ₹1 आप मान लो। इसमें जो है वो मुझे रुपीज का साइन नहीं देना आता तो डॉलर का मैंने साइन दे दिया, ठीक है। तो वो इंक्रीज कर जाता है उसकी प्राइस 20% से और उसकी डिमांड डिक्रीज करती है 20% से। तो इस कंडीशन में क्या होगी, इस वाले को भी आप ले सकते हो। यहाँ पे कितना आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा जब भी होगी तो उसको हम लोग इलास्टिक बोलेंगे, एक से कम होगा तो उसको इनइलास्टिक बोलेंगे, और एक के बराबर होगा तो हम लोग उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। अभी सब देखेंगे आगे, हम आपको घबराना नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज है कि 20% जब प्राइस इंक्रीज हुई तो उसका डिमांड जो है वो 20% वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू उसकी एक आई तो हम लोग बोलेंगे कि यूनिटरी इलास्टिक है ये। और ये जो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो प्लस माइनस जो भी यहाँ पे जो सिंबल्स आएंगे उसको आपको इग्नोर करना है। 1 है कि नहीं, 1 से ज्यादा है या कम है वो देखना है, या इक्वल टू 1 है तो। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ इलास्टिक है बट यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है समझते हैं इसको। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसको हम लोग 5 टाइप्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक कब होगी डिमांड, जब वो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसको पीडी बोलते हैं शॉर्ट में हम लोग, वो एक से ज्यादा हो। जैसे अभी एप्पल वाले में हमने देखा था कि 15% वो था ऊपर, 15% बाई 10%, तो इसका आया था 1.5, यानी कि ये इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि इसका जो पीडी है इज ग्रेटर देन 1 है। दूसरा टाइप है इन इलास्टिक डिमांड, अब इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो इन इलास्टिक डिमांड दूसरा है जब पीडी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 हो। सपोज यहाँ पे ये 15 होता कि 15% और ये 20% होता तो यहाँ पे ये घट जाती, या ये 10 होता ये 20% होता तो 0.5 आ जाता। तो 0.5 इज लेसर देन 1, वो उसको बोलेंगे हम लोग इन इलास्टिक। यानी कोई भी अगर
एक से कम होगा तो उसको इनइलास्टिक बोलेंगे। यूनिटरी इलास्टिक क्या होगा? जब इक्वल टू 1 होगा, यानी कि अगर 10% बढ़ा और 10% ही जो है वो, अगर 10% प्राइस इंक्रीज हुई, मतलब ये 10% प्राइस इंक्रीज होने के बाद क्वांटिटी 10% डिक्रीज हो या इंक्रीज हो गई, तो जो है वो ये 1 आएगा, यानी ऊपर नीचे सेम हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। फिर है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब ये पीईडी बहुत इन्फिनिटी हो जाएगा, हल्का सा एक वेरिएबल चेंज करेगा तो दूसरा वेरिएबल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा चेंज, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखेंगे अभी आगे। और पांचवा है परफेक्टली इन इलास्टिक। एक है परफेक्टली इलास्टिक और एक है परफेक्टली इन इलास्टिक। जब पीईडी बिल्कुल जीरो हो जाए, किस कंडीशन में होगा देखते हैं। तो सबसे पहले समझो इलास्टिक डिमांड, जब एक से ज्यादा होगी उसकी वैल्यू, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि एक थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो वो इससे रिलेटिवली लार्जर चेंज आएगा उसके डिमांड में। यानी कि प्राइस में अगर 1 चेंज हो रहा है तो जो क्वांटिटी जो डिमांड की जाएगी उस वक्त इकोनॉमी में, या फिर जो डिमांड उसकी होगी, उसमें एक से ज्यादा चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, या तो 2 हो जाए, या तो 3 हो जाए, 1.5 हो जाए, तब जाकर के वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा निकल के आएगी। सपोज करो कि अगर कोई शूज मार्केट में बिक रहा है, उसकी प्राइस जो है वो 10% उस पर डिस्काउंट मिलने लगता है, यानी कि 10% उसकी प्राइस घट जाती है, तो 10% की प्राइस घट गई, प्राइस को किधर रखेंगे? नीचे रखेंगे। फॉर्मूला देखा था आपने, क्वांटिटी को हमेशा ऊपर रखेंगे, और उसकी सेल जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब प्राइस घटेगी तो नॉर्मली क्या है कि उसकी सेल बढ़ेगी, होता तो वही है, घट भी सकती है, मतलब नॉर्मली जो इकोनॉमी में होता है हम लोग वो लेकर के चलेंगे आइडियल कंडीशन में। तो कितना बढ़ गया? 30% हमने ऊपर रखा और 10% हमने नीचे रखा, डिवाइड कर दो, कितना आया? ये 3 आया। 3 इज ग्रेटर देन 1 और लेसर देन 1, सो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये इलास्टिक है। यानी कि हमने 10% चेंज किया तो 10% से ज्यादा ही उसमें मूवमेंट आ रहा है, या तो 10% से ज्यादा घट जाए उसकी डिमांड या बढ़ जाए, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलास्टिक है ये डिमांड। दूसरा है इन इलास्टिक डिमांड, कि जब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेसर देन 1 हो, यानी कि अगर एक उसमें इंक्रीज किया जाए प्राइस में तो जो डिमांड होगी वो एक से कम ही इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ठीक है। जितना इंक्रीज किया जाएगा उससे थोड़ा कम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी कि प्राइस चेंज होगा तो सिर्फ स्मॉल चेंजेस आएंगे आपके डिमांड में। जब भी प्राइस चेंज होगा, जितना चेंज होगा उससे थोड़ा कम ही चेंजेस आएंगे डिमांड वाले परसेंटेज। यानी कि सपोज करो कि अगर गैस की जो प्राइस है वो 20% से ज्यादा जो है वो इंक्रीज कर जाती, तो कितना इंक्रीज किया? 20%। लेकिन साथ में जो उसकी डिमांड है, अब इन प्राइस इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली आइडियल कंडीशन में डिमांड घटेगी, तो डिमांड जो है वो 5% ही घटती है। तो देख लेते हैं हम लोग डिमांड कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, यानी चेंज कितना आया है? 5% आया है चेंज। प्राइस में कितना चेंज आया है? 20% चेंज आया है। तो आप देखो कि कितना आएगा? 1/4 आएगा, लगभग 0.25 आएगा ये, ठीक है। ये 0.25 आया, यानी कि जितना हमने प्राइस में इंक्रीज किया उससे कम ही इंक्रीज होगा, तभी तो लेसर। जैसे मान लो कि ये 20% था, अब 20% से कम हो सकता है, ये 19% हो सकता है, 18% हो सकता है, इससे कम ही हो, तभी वो लेस देन 1 आएगा उसकी वैल्यू। तो जब लेस देन 1 आ रहा है वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? इनइलास्टिक है। ये डिमांड जो है इनइलास्टिक है, गैस की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, यानी कि कंज्यूमर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हो भी गया तो कंज्यूमर ने ज्यादा हाई हल्ला नहीं किया, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि इसेंशियल जो गुड्स होते हैं या फिर जो जरूरी चीजें होती है वो तो खरीदते रहेंगे लोग। अब गैस को कैसे रिप्लेस कर लेंगे वो? अब अचानक से कोई शहरों में चूल्हा जलाने नहीं लेगा ना लकड़ी वाला, तो ये चीजें। फिर है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि जहां पे ये इक्वल टू 1 होगा, यानी कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उसी के प्रोपोर्शनल जो डिमांड में भी चेंज आएगा। 10% बढ़ेगा ये तो ये भी 10% बढ़ेगा या घटेगा। 20% ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये भी 20% इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यानी कि प्राइस में जितना आएगा चेंज उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। सपोज करो कि 15% राइज होती है प्राइस किसकी, यानी कि कोई कंसर्ट है या कुछ भी आप रख लो, एप्पल रख लो, कुछ भी आप रख लो, किसी चीज की प्राइस में 50% का इंक्रीज हुआ और 15% का ही ड्रॉप आया उसके डिमांड में, तो 15/15 कर लो। अब दोनों ऊपर और नीचे सेम है, 15/15% कितना आया? इज इक्वल टू 1 आया, यानी कि इसको जब इक्वल टू 1 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि बिल्कुल जितना प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके डिमांड में। जितने चेंजेस उसमें आ रहे हैं उतने चेंजेस इसमें आ रहे हैं। अब चौथा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पीईडी। यहाँ पे इन्फिनिटी हो, मतलब इनफाइनाइट होगा बिल्कुल, यानी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि कंज्यूमर जो होंगे वो बहुत ज्यादा जो है वो प्राइस सेंसिटिव होंगे, बहुत ज्यादा। अगर स्मॉल प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, सपोज करो इंक्रीज हुआ, तो डिमांड अचानक से बहुत घट जाएगी या जीरो हो जाएगी। अगर थोड़ा सा प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाए तो डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत प्राइस सेंसिटिव होंगे। और ये कब होता है? जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो उसमें आपको एक कंडीशन बताया था, परफेक्ट कंपटीशन वाला कंडीशन। मार्केट में जब खूब सारे सेलर्स होते हैं और कंज्यूमर के पास भर भर के ऑप्शंस होते हैं,
तो वहां पे कंज्यूमर बहुत ज्यादा जो है प्राइस सेंसिटिव होते हैं। जैसे क्या है कि समझो एग्जांपल लो कि यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे जो फार्मर हैं, एक मिनट ये थोड़ा सा लगता है प्रॉब्लम करके, बहुत सारे ये जो फार्मर हैं वो क्या बेच रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं। अब सपोज करो 100 रुपीज के जी फिर से एप्पल है पर केजी। अगर सपोज करो कि आप ये जो सेलर है या ये जो सेलर है ये अपनी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा करके 110 कर देता है कि 110 में दूंगा मैं, और बाकी सब 100 में बेच रहे हैं, तो इसके पास कौन कस्टमर जाएगा? आप समझ में आया? कोई भी अगर गया भी तो वो तो सिंपल ये देखेगा कि बाकी सारे लोग तो 100 रुपीज में दे रहे हैं, क्वालिटी वही है, सब कुछ सेम है, तो कोई इसके पास खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इस कंडीशन में इसका जो डिमांड होगा इस सेलर की वो बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगी 0 तक, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होगा इसमें। बहुत ज्यादा कंज्यूमर जो है वो रिएक्ट कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक स्लाइट इंक्रीज किया था इसने, 10 रुपीज का इंक्रीज किया है, 10% का इंक्रीज किया, बट डिमांड बिल्कुल 100% रिड्यूस हो गई, कुछ भी डिमांड 0 तक आ गई इसकी। ओके, सो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इसके अगला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब इसका पीईडी जो है वो 0 हो, यानी कि डिमांड पे कोई असर पड़ेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट ही रहेगा, भले ही उसकी प्राइस जितनी बढ़ा या घटा लो। ये जो बिल्कुल इसेंशियल गुड्स होते हैं इन इलास्टिक होंगे, इसेंशियल गुड्स, ठीक है, या तो इन इलास्टिक हो या तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो। जितना ज्यादा इसेंशियल होगा उतना ज्यादा इन इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि वो इसेंशियल है, वो चाहिए ही चाहिए, भले ही उसकी प्राइस कितने भी आप बढ़ा लो। अब नमक की प्राइस बढ़ा ली जाए, सॉल्ट की प्राइस आप बहुत ज्यादा मान लो कि अभी 50 रुपीज के जी सॉल्ट है और उसके 100 रुपीज के जी कर दो, तो क्या आप नमक कम खाओगे? नहीं, इसेंशियल है वो, चाहिए होगा, जरूरी चीज है वो, तो वो इन इलास्टिक होगा ऐसी चीज। अब परफेक्टली ये क्या है कि इसमें भी थोड़ा बहुत इसेंशियल गुड्स में ऊपर नीचे हो सकता है अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहा तो, बट परफेक्टली इलास्टिक में क्या है कि वो चाहिए होगा। जैसे जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस होते हैं, जैसे सपोज करो किसी को डायबिटीज है और उसकी इंसुलिन की डोज चल रही है और महीने में आपको 10 डोज लेने हैं कि 10 टाइम इंसुलिन लेना ही लेना है, तो अब इंसुलिन की प्राइस कितनी भी ज्यादा बढ़ जाए, ये 10 डोज तो आपको खरीदना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। या फिर ये प्राइस अगर बहुत नीचे भी हो जाए, सपोज करो पहले इंसुलिन की डोज आ रही थी 1000 रुपये में एक डोज, अब वो 10 रुपये की हो जाए, तब क्या आप ज्यादा डोज लेने लगोगे? अगर आपका रिकमेंडेड 10 डोज है तो क्या 20 डोज ले लोगे महीने का? नहीं, उतना ही लोगे। यानी कि प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, आपके डिमांड पे कोई असर पड़ा नहीं। आपने 10 यूनिट खरीदना था पहले, आज भी आप 10 यूनिट खरीद रहे हो, प्राइस बढ़ गई तब भी, घट गई तब भी, तो यहाँ पे पीपल जो है, लोग जो है या कंज्यूमर जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे ज्यादा प्राइस को लेकर के, क्योंकि उनको चाहिए। तो ये हो गया आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये आपका प्राइस वर्सेस डिमांड ये रिलेशन होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको हमने देख लिया। अब दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस के साथ यहाँ पे प्राइस देखेंगे और सप्लाई को देखेंगे, इन दोनों वेरिएबल को देखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलो देखते हैं। तो ये क्या होता है, देखो ये मेजर करता है कि डिमांड पे, या सॉरी सप्लाई अब आ गया है, प्राइस वही रहेगी, अब सप्लाई, अब प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से हम लोग इसको समझ, यानी कि अगर किसी चीज की प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है, प्राइस में चेंजेस आते हैं, तो उसके सप्लाई पे, जितनी भी क्वांटिटी उस समय इकोनॉमी में सप्लाई हो रही होगी, मार्केट में सप्लाई हो रही होगी, उस पे क्या असर पड़ेगा। यानी कि इट शोज द डिग्री टू विच प्रोड्यूसर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देयर प्रोडक्शन और आउटपुट व्हेन प्राइसेस राइजेस और फॉल। यानी कि जब प्राइसेस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो जो उसका प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को, अपने आउटपुट को कितना इंक्रीज या डिक्रीज करता है, इस रिलेशनशिप को मेजर करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पीईएस बोलते हैं, और समझते हैं अच्छे से। अब सपोज करो कि वीट है, उसकी प्राइस 20% से बढ़ जाती है, एमएसपी सुना होगा, तो मान लो कि 20 रुपीज पर केजी एमएसपी दे रही थी वीट पे सरकार, गवर्नमेंट। अब सरकार बोलती है कि 20% इसमें इंक्रीज किया जाता है, यानी कि अब 24 रुपीज हो गया, आप इंक्रीज करके देखना इतना आ जाएगा, 4 रुपीज होगी, 20% का 20% 4 होता है, अगर नहीं हो तो ठीक है, यही होगा, ठीक है। मतलब आप समझने के लिए समझो ना, कैलकुलेशन पे ज्यादा मत जाओ। यानी कि 20 से अब 24 रुपए होगी वीट का जो एमएसपी है, तो अब किसानों को क्या लगेगा कि यार ये तो अपने लिए प्रॉफिटेबल है, 20% बढ़ गया, तो बाकी चीजों को छोड़कर क्या करेंगे कि ज्यादा वीट उगाना शुरू करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उसका आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। और मान लो कि यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ और यहाँ पे 25% जो है वो इंक्रीज हो गया उसके सप्लाई में, उसके प्रोडक्शन में। प्राइस 20% हुआ, प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, आउटपुट कितना बढ़ गया, 25%। तो जब आप देखो इस रिलेशनशिप पे क्या है कि जितना प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उससे ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज ये हो रहा है, उसमें उससे ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो 1 से तो ज्यादा ही होगा ना। अभी इसमें भी वो टाइप्स आएंगे सारे, तो जैसे ही 1 से ज्यादा होगा 20/25 कर लो, है ना, यही होगा ना। नहीं, उल्टा हो जाएगा ना, क्वांटिटी को ऊपर रखेंगे, 25 को ऊपर रखेंगे, ये नहीं होगा, और प्राइस को नीचे रखेंगे, तो ये 1 से ज्यादा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसको बोलेंगे कि ये जो है इलास्टिक है, ठीक है। सपोज वहीं पे क्या होगा कि नेचुरल गैस की प्राइस को इंक्रीज किया जाए यही 20%, बट इसका जो है प्रोडक्शन अब अचानक से, देखो कुछ चीजों का प्रोडक्शन आप अचानक से इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको इंक्रीज करने में काफी साल लगेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस में क्या होता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, वो जो है वो मिलना भी तो चाहिए, ये रिसोर्स है,
कहीं पे आप जाकर के नेचुरल गैस नहीं निकाल लोगे ना, तो इसके प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा राइज नहीं कर सकते। भले ही आप प्राइस इसकी कितनी बढ़ा दो, 5 साल 10 साल ऐसा समय लग सकता है उसको इंक्रीज करने में, अगर कहीं पे ये रिसोर्स मिला तो। जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसको आप अचानक से इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये 20% इंक्रीज होने के बाद भी अगर 5% इंक्रीज होता है इसके सप्लाई में, सप्लायर को लगता है कि यार ये तो फायदा है, लेकिन अब कहां से प्रोडक्शन करें। तो इस कंडीशन में आप ये जब कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, क्वांटिटी कितनी बढ़ी या घटी, सिर्फ 5%। सप्लाई मतलब प्राइस कितना बढ़ा, चेंज आया कितना, 20%। देखो 1 से कम आएगा, यानी कि ये इनइलास्टिक होगा। ओके, और समझते हैं इसको। इसका भी कैलकुलेशन वही है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रहे या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहे, जितनी भी क्वांटिटी में चेंजेस आएंगे उसको आपको ऊपर रखना है, और जितना प्राइस में चेंजेस आएगा, ठीक है, चाहे वो क्वांटिटी सप्लाइड हो या क्वांटिटी डिमांड हो, ठीक है, वो ऊपर रखना है आपको, और जितना भी प्राइस में चेंज आएगा उसको आपको नीचे रखना। सेम चीज है। और वही फिर से देख लो, ऑरेंजेस थे, कोई बेच रहा है, अब 1 रुपये से 1.5 रुपया हो गया, या डॉलर में आप देखना है तो डॉलर में देख लो, तो इंक्रीज कितना हुआ, 50% इंक्रीज हुआ। लेकिन उसकी जो सप्लाई थी, अब प्राइस बढ़ा है तो सप्लायर तो चाहेंगे कि ज्यादा प्रोडक्शन करे, तो उसकी सप्लाई जो है वो 25% इंक्रीज हो गई। तो उस कंडीशन में आप रख के देखो, 25 ऊपर रख लो, क्योंकि वो क्वांटिटी था, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ था। और नहीं, उल्टा मैंने बोल दिया क्या, 1 मिनट, क्वांटिटी कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, सप्लाई हुआ है आपका इंक्रीज 25%, और ये हुआ है 50%, तो यहाँ पे 0.5 आया ये। ठीक है, आप देख लेना एक बार ये चीज आराम से, प्राइस को नीचे रखना है, सप्लाई को ऊपर रखना है, तो 0.5 आया, यानी कि ये जो इनइलास्टिक होगा 1 से नीचे आएगा, ये लेसर देन 1 होगा। ये पांचों टाइप इसमें भी आएंगे, तो ये टाइप्स इसमें भी होंगे। एक होगा क्या कि इलास्टिक सप्लाई होगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरा होगा इनइलास्टिक, लेसर देन 1 होगा। तीसरा होगा यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, इक्वल टू 1 होगा, जितना वो चेंज उतना इधर भी चेंज। एक होगा परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इन्फिनिटी होगा। एक होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि 0 होगा। ये इसको मैं एनालॉजी से एक बता देता हूँ आपको, थोड़ा अजीब लगे आपको, इसको रिलेशनशिप पे भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज एक बंदा है, वो किसी को टेक्स्ट करता है हाय, ठीक है, तो आपने हाय लिखा, सामने से पूरा का पूरा सेंटेंस आया, हाय हाउ आर यू, ऐसे करके कुछ आ गया, तो ये मामला क्या है, इलास्टिक। यानी आपने थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया, इधर से थोड़ा सा उससे ज्यादा आया रिस्पॉन्स, ठीक है, सेंटेंस आया, इलास्टिक हो गया। आपने क्या किया कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा, ठीक है, कि हाय हाउ आर यू ऐसे करके पूरा लिख दिया, उधर से आया सिर्फ फाइन। ये क्या हुआ कि आपने बहुत ज्यादा चेंज लाया, बट सामने से क्या हुआ, बहुत कम आपको रिस्पांस मिला, ठीक है, सेंसिटिव नहीं है सामने वाला बंदा, कम रिस्पांस दिया आपको, यानी कि ये है इनइलास्टिक। यूनिटरी क्या है, आपने हाई लिखा, उसने भी हाई लिखा, यानी कि जितना आपने रिस्पांस दिया उतना ही वो सेंसिटिव था, उतना उसने रिस्पांस दिया, वो हो गया मामला यूनिटरी। जितना आप लिख रहे हो उतना ही लिख रहा है, ये हो गया अपना इक्वल टू 1। मैं बस समझने के लिए कि आपको याद रह जाए किसी भी तरीके से, मेरा सारा एफर्ट यही है। परफेक्टली इलास्टिक, लड़के आमतौर पे ज्यादा यही होते हैं कि सामने से आया हाय, आपने पूरा क्या किया, पैराग्राफ लिख दिया कि हाय हाउ आर यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, ऐसे ऐसे पूरा आपने भर दिया एकदम। यानी कि सामने वाले ने थोड़ा सा रिस्पांस दिया, आपने पूरा भर के रिस्पांस दिया, इन्फिनिटी एकदम पूरा पैराग्राफ भर दिया, या फिर पूरा चैप्टर लिख दिया आपने, जिसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। इसी कंडीशन को रिवर्स कर दें आप, आपने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा, सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, 0, कोई रिस्पांस नहीं, ये हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग में बिठाने के लिए, ठीक है। तो इलास्टिक सप्लाई कब होगा, वही पांचों चीजें फिर से कर देते हैं, यानी कि जब थोड़ा सा प्राइस में चेंज आएगा और सप्लाई में उससे ज्यादा, उससे लार्जर चेंज आए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कि सप्लाई जो है वो इलास्टिक है। यानी कि सपोज 10% इंक्रीज हुआ प्राइस में या डिक्रीज हुआ, 10% चेंजेज आए प्राइस में, यानी कि फर्नीचर बना रहा था कोई कारपेंटर और 10% किसी फर्नीचर के प्राइस में ज्यादा इंक्रीज आ गई, तो क्या होगा कि कारपेंटर हो सकता है अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दे, प्रोडक्शन उसने आउटपुट अपना 30% बढ़ा दिया, तो प्राइस में कितना चेंजेज आया, 10%, और ये जो चेंजेज आया आउटपुट में वो 10 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से ज्यादा होगी। आप ये करके देख लो कि प्राइस में कितने चेंजेज आ रहे हैं, प्राइस को ऊपर रखो आप, यहाँ इसको नीचे रख दो, जो क्वांटिटी में चेंज आए। 1 मिनट देख लो आप, फर्नीचर की प्राइस जो है इंक्रीज हुई, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, क्वांटिटी को ऊपर रखना है ना, 10% आप नीचे रखो, 3 आया, ये ग्रेटर देन 1 है ये, तो ये बोलेंगे कि ये इलास्टिक, मतलब देखना है आपको ये कि जो प्राइस बढ़ा है ना उससे ज्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, चेंज उससे ज्यादा आनी चाहिए, बस इलास्टिक होगा फिर वो, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो। फिर होता है इनइलास्टिक, यानी कि प्राइस में जो चेंज आया उसके प्रोपोर्शन में जो सप्लाई में चेंज आएगा वो उससे कम होगा, ओनली स्मॉल चेंज आएगा, तब बोलेंगे कि ये इनइलास्टिक है। सपोज करो कि प्राइस में चेंजेज आए 15%, यानी कि कोई हाउसिंग थी, हाउसिंग सेक्टर में ये जो है उसका प्राइसिंग जो है वो बढ़ गया, रियल एस्टेट जो डेवलपर थे उसके लिए फायदा होगा फिर इस कंडीशन में। तो डेवलपर ने क्या किया कि अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये प्राइसिंग बढ़ा है तो इसका फायदा उठा, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने जो प्रोडक्शन था यानी कि जो होम जो बिल्ड कर रहे थे वो 5% ही बढ़ाया। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि चेंजेस कितना आया प्राइस में 15%, बट इससे कम ही आ रहे हैं चेंजेस इस पे आउटपुट में या प्रोडक्शन में, 15 से मतलब नीचे 14 आ जाए 13 आ जाए, जो भी इससे कम आए तब उसको बोलेंगे वो 1 से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, ये चीजें होगी। तो यहाँ पे जब 1 से कम आएगा तो ये होगा आपका इनइलास्टिक। जैसे आप देखो कि 5 ऊपर रखो 15 नीचे रखो, 0.3 के आसपास आएगा, ये 1 से कम है। एनीथिंग लेसर देन 1 इज इनइलास्टिक। अब है एनीथिंग
इक्वल टू 1 इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई की बात कर रहे हैं तो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा, यानी कि वही ऐसी चीज की जो आपको डिमांड में बताया था, डिमांड में कि जितना इस वेरिएबल में चेंज लाएंगे उतना अनदर वेरिएबल में चेंज आएगा, यानी कि जितना हम प्राइस में चेंज करेंगे, जितना ही प्राइस में चेंज करेंगे, क्वांटिटी जो सप्लाई हो रही है सप्लाई में भी उतना ही चेंज आएगा। सपोज हमने 10% इंक्रीज किया किसी भी चीज, जैसे अब वाटर बॉटल थी उसकी प्राइस में, तो अब प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगा तो सप्लायर के लिए फायदा है, तो सप्लायर ने भी अपनी तरफ से 10% जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दिया, तो 10/10 1 आ गया, यानी कि जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये भी इंक्रीज है, मतलब चेंजेस जो दोनों में सिमिलर डिग्री में आएंगे। ओके, अब है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब आपने थोड़ा सा चेंज लाया, आपने हाई लिखा, सामने वाले ने पूरा सेंटेंस लिखा या पैराग्राफ लिखा, इलास्टिक सेंटेंस में वो इलास्टिक सिर्फ होगा। ठीक है, कि आपने जो जितना चेंज लाया सामने वाले से थोड़ा ज्यादा चेंज लाया, तो यानी कि एनी चेंज इन प्राइस कैन लीड टू अ मैसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे यहाँ पे सपोज करो कि कोई टी शर्ट बेचने वाली कंपनी थी, मतलब टी शर्ट की प्राइस में बात कर रहा हूँ, कंपनी क्या करेगी, अगर टी शर्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो कंपनी क्या करेगी, जाहिर सी बात है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, और अगर उसने प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा दिया, सप्लाई को डबल कर दिया, यानी कि 100% इंक्रीज कर दिया और उससे ज्यादा भी कर दिया, तो ये परफेक्टली मतलब कि इलास्टिक होगा। यानी थोड़ा सा इसमें चेंज आया, इसमें थोड़ा सा मान लो कि 10% चेंज आया, 10 से $11 का हो गया, 11 हो गया सपोज, और ये आपका 100% इस पे इंक्रीज आ गया, यानी बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। अब होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा, सामने वाले ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि प्राइस जो है वो बढ़ाई गई, प्राइस में चेंजेस आई, बढ़ाई गई या घटाई गई, चेंजेस की बात मैं कर रहा हूं, प्लस में जाए या माइनस में जाए, लेकिन प्रोड्यूसर ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट जितना था वो फिक्स ही रहा, किसी भी रीजन से फिक्स रहा हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी नहीं बढ़ पाई या कोई भी रिसोर्सेज क्रंच थे उसके पास, लेकिन फिक्स रहा, मतलब कि उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ा, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। आप कितना भी उसको पैराग्राफ या चैप्टर लिख लो, सामने वाले बंदे को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिल्कुल इनसेंसिटिव। जैसे एक स्टेडियम है, वहां पे जो है अब नंबर ऑफ सीट्स मान लो कि 1000 ही है, अब जो स्टेडियम का ऑनर होगा या सप्लायर होगा, जो प्राइसेस थी पहले 1000 रुपए एक टिकट की थी, अब उसको 10,000 रुपए एक टिकट की कर दो, तो वो तो लिमिटेड ही सीटें है ना उसके पास, कितना बढ़ा नहीं पाएगा ना, इसके बाद 1000 से ज्यादा वो टिकटें बेच ही नहीं पाएगा, कितना भी कर लो, यानी कि क्या है कि आपके पास सप्लाई लिमिटेड है। इस कंडीशन में इस ऐसे सिनारियो को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये दो चीजें खत्म हुई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये दो चीजें क्लियर। तीसरा है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि अब दो वेरिएबल्स कौन कौन आ गए, इनकम आ गया एक तो, और डिमांड आ गया, इसके चेंज होने से इस पे कितना चेंज होगा उसकी बात अब होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। इसको शॉर्ट में आप बाईडी बोल सकते हो, बाईडी बोलते हैं इसको, यानी कि ये मेजर करता है कि जो क्वांटिटी है, यानी कि जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें कितना चेंज आ रहा है। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा है तो कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ गई तो इसके डिमांड में, उस प्रोडक्ट के डिमांड में कितना ज्यादा यानी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसकी बात करेंगे, उसको मेजर करेंगे। या कंज्यूमर की इनकम घट गई तो इसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, कितना चेंज आएगा, उसकी बात करेंगे। गेटिंग पॉइंट? यानी कि it shows whether people buy more or buy less when their income goes up और goes down। ठीक है, उनकी इनकम बढ़ रही है या घट रही है, उसके रिलेशन में वो कितना ज्यादा या कम खरीदेंगे, उसके बाद जो है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करता है। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर की तरह होगा। ऊपर आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी में चेंज आया है, डिमांड में जो चेंज आया है ऊपर वो रख देना है, और जो इनकम में नीचे चेंज आया है वो रख देना है। यहाँ प्राइस नहीं होगा, यहाँ इनकम हो जाएगा। ठीक है, यानी मॉनेटरी वेरिएबल अभी भी नीचे है, नंबर्स वाले ऊपर है अभी भी। एग्जांपल देख लो कि सपोज करो किसी की इनकम जो थी वो $4000 रुपए मंथली थी या $4000 थी, अब वो $5000 हो गई या $5000 रुपए हो गई, यानी कि $1000 या $1000 का इंक्रीज हुआ। तो 4000 पे अगर 1000 बढ़ा तो कितना इंक्रीज आया, 25%। और उस फैमिली ने या उस बंदे ने जो है वो, उसको मूवी देखने का शौक था, तो पहले वो महीने के 10 टिकट खरीदता था। अब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी 25% से, उसने अब महीने के 15 शोज देखने शुरू कर दिए, यानी कि 15 टिकट खरीदने लगा वो, यानी कि 5 इंक्रीज किया 10 पे, यानी कि 50% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप देखना इसको कर करके 2 आएगी इसकी वैल्यू। 50 ऊपर रखो और 25 नीचे रखो, इक्वल टू करोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा, एक से तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक या फिर रहेगा या फिर 0 रहेगा, उसकी बात करेंगे हम लोग अभी। तो मीन्स कि ये पॉजिटिव में इलास्टिक है, एक से ज्यादा है, हाईली इलास्टिक होगा ये, कि जैसे उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ी वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स किया है इस चीज की तरफ, यानी मूवी टिकट का डिमांड जो है वो इलास्टिक होगा इस कंडीशन। अब इसमें क्या है कि आपको 1 की जगह 0 रखना है। वही मैंने आपको कहा था ना कि 1 होगा कि 0 होगा, अभी अगले स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे या तो इनकम बढ़ने के बाद डिमांड पे क्या असर पड़ सकता है, या तो पॉजिटिव असर पड़ेगा
तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि ये हमेशा 0 से लार्जर होगा। देखो पॉजिटिव कोई भी नंबर क्या होता है, ग्रेटर देन 0, 0, 0.1 भी ले लो, 0.2 भी ले लो, इसके बाद जितना भी नंबर आ सकते हैं 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। नेगेटिव क्या होगा, एनीथिंग लेसर देन 0, -1, -2 इस तरह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे, यानी कि नेगेटिव अगर होता है तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। 0 इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 0 हो। तो अब तीनों कंडीशन को देख लेते हैं। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होगी, जब किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ये जो डिमांड है, अगर इनकम इंक्रीज होने के बाद ये डिमांड भी इंक्रीज होती है, दोनों इंक्रीज होता है, तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। और ये कब होती है, फिर देखो एक लेक्चर अपलोड होगा चैनल पे, वो होगा आपका टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, उसमें ये कुछ आपको समझना पड़ेगा, लग्जरी गुड्स क्या होता है। अभी सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी आगे बात करेंगे दूसरे टाइप्स में। तो नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स एक होता है इन्फीरियर गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स आमतौर पे जो ब्रांडेड चीजें होती है उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं, जो लग्जरी चीजें होती है, ठीक है, उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। दोनों एक दूसरे के वो है आपके सिनोनिम्स टाइप पे हैं। इकोनॉमी की भाषा में बात कर रहा हूं आपसे, ओके। तो जब इनकी प्राइस, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो लोग जाकर के ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे। आप रेडी पे जाकर के 200 रुपए के शर्ट नहीं खरीदोगे ना। ये जो 200 रुपए की शर्ट है, इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है, जब भी लोगों की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घटती है। जैसे आप आज आप 10,000 रुपीज कमा रहे हो, कल आपकी जो है वो 1 लाख आप कमाने लगो। तो आप जब 10,000 कमा रहे थे तब आप सरोजनी के कपड़े पहनते थे। अब जब 1 लाख आप कमाओगे तो वो सरोजनी के कपड़े पहनोगे नहीं, आप ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, आप जारा के पहनोगे, नाइकी के पहनोगे, या कुछ और मतलब महंगे कपड़े पहनोगे। तो जो महंगा कपड़ा है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल गुड्स या लग्जरी गुड्स, और वो जो सरोजनी का कपड़ा है 200 रुपए वाली शर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ेगी, ये इन्फीरियर गुड्स लोग कम खरीदेंगे और इसकी डिमांड घटेगी, और नॉर्मल गुड्स की डिमांड या ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो नॉर्मल या लग्जरी गुड्स की जो कैटेगरी है, इसमें जो भी चीजें आती है वो जो है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी वो है, उसकी डिमांड जो है वो शो करेगी। यानी जब भी लोगों की इनकम राइज होगी, इस कैटेगरी के गुड्स की या प्रोडक्ट्स की चीजें वो जो है उसकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। वही एग्जांपल है कि 15% अगर किसी चीज लोगों की जो है इनकम बढ़ जाती है, अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। जब आपके पास पैसे आने लगेंगे तो आप थोड़ा सा हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करने लगोगे। तो सपोज आपने ऑर्गेनिक फूड खाना शुरू किया, आप यहाँ पे 25% डिमांड इंक्रीज करवा देते हो या लोग इंक्रीज करवा देते हैं, यानी कि बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। डिमांड बढ़ गई क्यों। अब है निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि आपकी इनकम बढ़ी और आपने किसी चीज को खरीदना छोड़ दिया। ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि यार ये तो कैसे होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं, ये जो सरोजनी के कपड़े थे सेल वाले, 200 रुपए के शर्ट, 300 रुपए के शर्ट, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, जैसे आपकी इनकम 10,000 से 1 लाख रुपीज हो गई मंथली, आपने इसको खरीदना छोड़ दिया। ऐसे ही इकोनॉमी में 1 करोड़ लोगों की हो जाए तो इसकी डिमांड तो अचानक से डिक्रीज करेगी ना। और कौन सा बूम करेगा, जो नॉर्मल गुड्स है उसकी डिमांड बूम करेगी। तो व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तब हम बोलेंगे कि इट हैज निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। और ये कॉमन होता है किन गुड्स के लिए, इन्फीरियर गुड्स के लिए, जो आमतौर पे कंज्यूमर जो है अवॉइड करते हैं जैसे ही वो वेल्दियर होते हैं, जैसे इनकम उनकी बढ़ती है। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में। सरोजनी के कपड़े से अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप पहले जाते थे, आप नहीं जाते क्योंकि आपके पास आपकी जॉब है, स्टेबल जॉब है, सैलरी अच्छी है आपकी, तो आप अच्छे कपड़े खरीदते हो, सेल वाले नहीं खरीद। अब है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मैंने आपको बताया था ना, वो जो डिमांड वाले में भी बताया था आपको कि एसेंशियल जो ड्रग्स हैं, इंसुलिन वाला, ठीक है, उसी में सॉल्ट भी बोला था आपको। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब भी वही होगा कि कुछ भी कर लो, सामने वाला बंदा आपका सुनेगा ही नहीं, यानी कि बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं। कुछ भी आप प्राइस में, ये इनकम में आपका कितना भी चेंज आ जाए, डिमांड आपका उतना रहेगा। यानी कि सम प्रोडक्ट सी नो चेंजेस इन डिमांड रिगार्डलेस ऑफ इनकम चेंजेस। सपोज करो कि अंबानी साहब एक है, ये अंबानी साहब है, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक आप हो, आपकी जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपये मंथली है। अंबानी साहब की आप खैर छोड़ी दो, ठीक है, तो वो भी महीने का 1 kg नमक खाते होंगे अकेले, आप भी महीने का 1 kg नमक खा रहे हो अकेले। अब सपोज करो कि आपकी इनकम अंबानी साहब जैसी हो जाए, तो क्या आप 10 kg से 100 kg नमक खाने लगोगे क्या महीने में? नहीं, उतना ही खाओगे आप। अंबानी साहब की इनकम अगर 10,000 रुपये हो जाए मंथली, तो वो क्या 1 kg से अब क्या वो 100 ग्राम खाने लगे महीने की? नहीं। यानी कि इनकम रिगार्डलेस ऑफ इनकम चेंजेस, कितना भी इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, वो जो डिमांड थी उस प्रोडक्ट की वो बिल्कुल सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो इनकम इलास्टिसिटी है, कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, घट रही है, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जितना पहले था उतना ही है। वही सॉल्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जितने भी एसेंशियल गुड्स होंगे, जरूरी गुड्स होंगे, वो सब जो है इसमें आएंगे आप। और जो डिमांड वाले और सप्लाई वाले में देखा हमने, वो क्या होंगे, वो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। यहाँ पे जीरो इनकम इलास्टिसिटी है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज। तो ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कवर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। क्या होता है ये, क्या बला है ये? तो इसमें क्या है, हम दो प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये दो प्रोडक्ट हैं, एक के इंक्रीज होने से इस प्रोडक्ट पे कोई असर पड़ता है कि नहीं, उसके रिलेशनशिप को देखेंगे। तो ये जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये मेजर करता है कि हाउ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस चेंजेस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। सिंपल बनाता हूं आपके लिए, सपोज करो ये प्रिंटर है, ये है कार्टेज, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये है आपका चाय, ये है आपका कॉफी, सॉरी ये चाय है, ये कॉफी है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड। फिर जो टाइप्स ऑफ गुड्स है, एक बार आप जाकर के देख लो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। हालांकि मैं इसमें भी आपको समझाता चल रहा हूँ, बट बेटर क्लैरिटी के लिए आप उसको जाकर के देख सकते हो, उसमें बात की है मैंने डिटेल में इसके बारे में। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, यानी कि जो प्रिंटर है, कार्टेज है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जिसमें रिलेशन हो एक दूसरे से। देखो, जैसे ही प्रिंटर ज्यादा लोग जब खरीदेंगे तो उनको इंक की जरूरत पड़ेगी, उनको कार्टेज की जरूरत पड़ेगी, तो कार्टेज भी लोग ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि एक की डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ रही है। या फिर एक सपोज करो कि कॉफी की प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो अभी 100 लोग कॉफी पीने वाले थे, मान लो कि दो ठेले साइमल्टेनियसली लगते हैं, दो आदमी लगाता है, एक कॉफी का ठेला और एक चाय का ठेला। तो यहाँ पे चाय पे भी 100 लोग पी रहे थे, कॉफी पे 100 लोग पी रहे थे। कॉफी 10 रुपए की मान लो मिल रही थी, अब कॉफी की प्राइस बढ़ करके 10 से 15 रुपीज हो जाए, तो हो सकता है कि अब 10 लोग इधर शिफ्ट हो गए, 90 लोग ही बचे कॉफी पीने वाले, चाय पीने वाले 110 लोग हो गए। अब इसके ठेले पे जब वो चाय पीते हैं, क्योंकि कॉफी की प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि कॉफी की प्राइस बढ़ी है तो चाय की डिमांड इंक्रीज हो। एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस आए हैं तो दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में जो है वो चेंजेस आ गए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। और जब एक प्रोडक्ट के डिमांड में इंक्रीज हो और दूसरे मतलब दोनों सिमिलर डायरेक्शन में जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो यानी कि जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के डिमांड में या प्राइस में जो चेंज आता है उसका असर दूसरे प्रोडक्ट पे क्या पड़ता है। एक की जब प्राइस चेंज होगी तो दूसरे के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, उस रिलेशनशिप को जो है वो स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू गुड्स, वेदर दे आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दे आर अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का मतलब क्या है कि अब ये प्रिंटर और ये चाय में कोई संबंध है क्या? अब प्रिंटर की प्राइस बढ़ जाए, उससे चाय या कॉफी के डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? दोनों बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो तीनों तरह की हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल कौन है? ये प्रिंटर और कार्टेज, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल कौन है? चाय और कॉफी, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, एक नहीं है तो दूसरा पी लेंगे लोग। कैलकुलेशन वही चीज है फिर से कि ऊपर आप क्वांटिटी रखो और नीचे आप प्राइस को रखो, जो भी डिमांड या सप्लाई ऊपर जो भी रखना है ये ऊपर रखो और नीचे ये प्राइस रखो। तो यहाँ पे डिमांड होगी, बेसिकली डिमांड की बात हो रही है, ठीक है, सप्लाई नहीं रखेंगे। तो वही चीज है कि कॉफी की प्राइस अगर राइज कर जाती है 10% से, और जो टी की उस ठेले पे शिफ्ट कर जाएंगे फिर लोग। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो 10 लोग चाय पीने के लिए चले गए, अब वो 90 लोग चाय पी रहे हैं, मतलब कॉफी पी रहे हैं, और 110 लोग जो है वो टी पी रहे हैं। तो इंक्रीज कितना हुआ? सपोज करो कि ये 10% इंक्रीज हुआ था इसके प्राइस में, लेकिन चाय के डिमांड में 20% इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया इसका, यानी कि 0 से ज्यादा ही है, यानी कि पॉजिटिव इंक्रीज आया है। तो इसको बोलेंगे कि हाँ, ये जो है वो इलास्टिक तो है, लेकिन साथ में ये दोनों गुड्स का भी नेचर शो करेगा ये कि कॉफी एंड टी जो है ना, उसमें रिलेशन है, एंड दोनों क्या है, एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट हैं। क्यों? क्योंकि एक का डिमांड जो है वो अफेक्ट हो रहा है अगर दूसरे की प्राइस जो है वो घट या बढ़ रही है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स भी बताएगा क्रॉस प्राइस में। अब ये भी 3 तरीके के होंगे, इसमें 0-1 वाला फंडा नहीं है। आप बस इतना देख लेना कि क्या असर क्या पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, या फिर नो रिलेशन है। पॉजिटिव होगा पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और 0, ठीक है, कि कोई जब असर नहीं पड़ेगा तो, जब दोनों अनरिलेटेड होंगे। पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि ये पॉजिटिव कब होगा? जब दो गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होंगे। जब एक की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर जो है वो स्विच कर जाएंगे दूसरे की तरफ, ठीक है। चाय और कॉफी वाला एग्जांपल होगा उसमें, या फिर कोई और एग्जांपल लिख सकते हो। सपोज करो कि चिकन की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, एक और सिनेरियो आपको बता रहा हूं, या मटन की प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर चिकन की प्राइस बढ़ी तो लोग हो सकता है कि बीफ खाने लगे या मटन खाने लगेंगे, यानी कि प्राइस तो बढ़ी थी चिकन की, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई? मटन और बीफ की। क्यों? क्योंकि चिकन महंगा हो गया, या फिर मटन बहुत ज्यादा महंगा हो जाए और बीफ बहुत ज्यादा महंगा हो जाए तो लोग चिकन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, वैसे वर्षा हो जाएगा। यानी कि हुआ इसके साथ कांड, असर किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है, ये चीज है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड, और इसमें हमेशा आप देखेंगे कि पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगी। दूसरा है आपका नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये कब होगा? जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। प्रिंटर और कार्टेज वाला एग्जांपल जो आपको मैंने बताया। नेगेटिव वही तब होगा जब एक की प्राइस अगर राइज कर रही है तो दूसरे का डिमांड डिक्रीज करेगा। बिकॉज क्या है कि एक की प्राइस, मान लो कि प्रिंटर की प्राइस राइज की, तो प्रिंटर की प्राइस राइज करने के बाद ऑब्वियसली आइडियल कंडीशन में जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड इसकी कम होगी।
अब 100 यूनिट पहले बिक रहा था प्रिंटर, अब इसकी प्राइस बढ़ गई। प्राइस किसकी बढ़ रही है? प्रिंटर की। और पहले कितना बिक रहा था? 100 यूनिट, अब 90 यूनिट मान लो सेल होने लगा। तो क्या अब पहले कार्टेज भी हो सकता है 100 यूनिट सेल हो रहा होगा, अब प्रिंटर 100 बिकेगा तो कार्टेज भी 100 लोग लेंगे, लेकिन प्राइस बढ़ी प्रिंटर की, अब इसकी डिमांड घटी तो इसकी डिमांड भी तो घटेगी, ये भी तो 90 यूनिट बिकेगी या इससे तो कम बिकेगी। तो प्राइस बढ़ रही है एक गुड्स की, लेकिन डिमांड डिक्रीज हो रही है दूसरे गुड की। इसका असर इस पे पड़ा, मतलब वही है कि कांड हुआ, इसके साथ असर हो रहा है इस पे, क्योंकि ये दोनों दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वही प्रिंटर और कार्टेज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, इंक का एग्जांपल दिया, तो इसमें निगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगी। अब है जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जब दोनों गुड्स रिलेटेड नहीं होंगे एक दूसरे से। अब प्रिंट, वही मैंने बताया कि प्रिंटर के साथ क्या हो रहा है, इससे कॉफी को क्या लेना देना। वो पैराग्राफ वाला आपको बताया था ना, उस आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा है आपसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है आपसे कि आप किस कंडीशन में हो, आप मैसेज किए जा रहे हो, ठीक है। तो समझो अच्छे से, मतलब थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझो, दिमाग पे जोर कम पड़ेगा आप। तो जब दोनों गुड्स अनरिलेटेड हो, कोई उसमें रिलेशन नहीं हो, तो एक का जब प्राइस चेंज होगा तो दूसरे के डिमांड पे जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप देख लो कि बास्केटबॉल की प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे एप्पल को क्या लेना देना, दोनों रिलेटेड ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होगी, जब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे तब। तो ये हमने चारों देखा, और चारों का जो सब टाइप था ये देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।